Ask any question from chapter number 3, atom and molecules. Any question regarding from the chapter number 3? Okay. Question number 1 है, what is ions? Ions means charge. Ions means charge. Charge are two types, cation and anion. Charge are two types, cation and anion. Cation contain positive charge, anion contain negative charge. Number 1. Number 2 things, cation form by losing an electron. cation का फॉर्मेशन कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब उसके पास चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव. Anion means negative charge. When it gain electron, it form negative charge. Just one example. Suppose you take an example sodium. Sodium example. N. Atomic number is 11 and electronic configuration is 281. Valence electron is 1. Outermost electron is known as valence electron. Outermost electron is known as valence electron. यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना वो लूज करेगा. तो आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1. इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट गेट चार्ज प्लस. हाउ मच प्लस? 1 प्लस 1 प्लस 1. अनदर एग्जांपल Cl 287. एटॉमिक नंबर इज 17 and electronic configuration is 287. Outermost is 7 electron. It gained 1 electron. It gained 1 electron and form negative charge Cl minus and electronic configuration is 288 and here 288. Any element lose electron or a gain electron to become stable. To become stable. And what is the meaning of stable? Meaning of stable is to become a noble gas configuration. यानी वो नोबल गैस की तरह बनना चाहता है. अब देखिए यहाँ 287 है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 288 बना दिया. यानी कहने का मतलब ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन को गेन कर दिया. ऑर्गन का भी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होता है? 288. ये बेटा 281 था और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बना दिया 28. यानी ये नियॉन की तरह बन गया. किसकी तरह बन गया? नियॉन. यानी नोबल गैस नियॉन की तरह बन गया और इट बिकेम स्टेबल. प्लीज सिट डाउन. Another question. Valency. Valency means combining capacity. Valency means combining capacity. ठीक है? अगर एलिमेंट के पास जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, that is known as valency. Suppose here sodium. Sodium valence electron is 1. It means valency is 1. Chlorine 7 gain 1 electron. It means this valency is 1. Valency क्या होगा? 1. Another example, magnesium 282. 282. It means valency of magnesium is 2. Valency of magnesium is 2. Aluminium 283. Valency is 3. Valency is 3. ठीक है? यानी इसके पास 3 वैलेंसी है. ओके? प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम? क्लियर हुआ बेटा सबको? ठीक. एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन मस्ट कुछ भी. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? मॉलिक्यूल्स. ठीक है? मॉलिक्यूल समझ लो पहले. मूविंग चीजें हैं, छोटा छोटा चीज. आप लोग जीरो पे हो. सारा क्लास अगर आप लोग अटेंड किए होते, जितना कष्ट कर रहे हो यहाँ आने के लिए, क्लास में क्लास 9-10 का सिलेबस बहुत ही स्मॉल था और मैंने एक एक पीरियड ले के ही 4-5 महीने में मैंने आसानी से कंप्लीट कर दिया. मैं ये सोचा था कि बच्चे पढ़ लिए, एक बार पूरा रीडिंग हो चुका है, बस आएंगे बच्चे, सारा मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, सारा हर चैप्टर का क्वेश्चन करा दूंगा, इन लोग एकदम कवर हो जाएगा. 2 महीना में स्कूल खुलेगा. मेरे माइंड में ये सेटअप था कि 2 महीना में स्कूल खुलता है, 2 महीना में 9-10 की कोई दिक्कत ही नहीं. आप लोगों का सिलेबस बहुत ही केमिस्ट्री का मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम है. आप लोग के अकॉर्डिंग ज्यादा होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है, 2 महीने मेरे लिए बहुत होता है. 2 महीने में 4 चैप्टर पढ़ना क्या है यार, 15 दिन में एक चैप्टर खत्म कर दूंगा आसानी से, एकदम अच्छे से. ठीक है? लेकिन आप लोग पढ़ोगे तब ना. अब मॉलिक्यूल्स पूछा इसमें. ठीक? मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? देखिए अभी मैं एक चीज क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं कई सारी चीजें बता रहा हूँ, चीजें ध्यान रखते हैं. एटम्स इसने पूछा, मॉलिक्यूल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट एंड कंपाउंड पूरा नाम लेके तो समझ में आ रहा है ना? सी मींस कंपाउंड. क्लियर है ना? ठीक है? तो मेन कंसेप्ट समझिए. देखिए
मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखा है Na, H2O and P4 ओके। अब कोई बच्चे से मैं अगर पूछूं बेटा सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, मेटल है, सॉरी एटम है या एलिमेंट है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर एलिमेंट है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर एटम है। अगर मैं पूछूं बेटा एलिमेंट है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल तो क्या है? आप लोग बोलो क्या है? बेटा एलिमेंट भी है एज वेल एज एटम भी है, एलिमेंट भी है और एटम भी है। यानी आप सारे लोग का जवाब क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ क्या बोला? एलिमेंट। आंसर क्या होगा? एलिमेंट एंड एटम बोथ, एलिमेंट भी है और। अब क्वेश्चन आ रहा है क्यों सर एटम है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केवल एक सोडियम है। यहां मैंने सिर्फ एक ही सोडियम लिखा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक सोडियम है, इसलिए वो क्या है? एटम है। एलिमेंट क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज सोडियम। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज H2? H2 है, एलिमेंट है, एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है? योर आंसर? वेरी गुड, कंपाउंड इज करेक्ट आंसर, बट योर आंसर इज रॉन्ग। कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल्स भी है। सारा जवाब गलत हो रहा है आप लोग का। अब मैं आपको बताऊं क्यों गलत हो रहा है। कंपाउंड क्यों है बेटा? हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है, यानी दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कंपाउंड। क्लियर हो कंसेप्ट? अब इसको मैंने मॉलिक्यूल्स भी बोला। व्हाई इट इज मॉलिक्यूल्स? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 3 एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम है। टोटल एटम कितने हो गए? 3। जब भी एक से ज्यादा एटम होते हैं बेटा तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मॉलिक्यूल्स में। यानी ये एलिमेंट भी है एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? अब मैं आपसे पूछूं P4 क्या है बेटा? अब सही बोलेगा तू लोग, जल्दी बोल। P4 क्या है यार? P4 क्या है? P4 इज एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स एंड। क्यों एलिमेंट है? क्योंकि इसमें केवल फास्फोरस है। मॉलिक्यूल्स क्यों है? क्योंकि इसमें 4 फास्फोरस है तो फास्फोरस 4 एटम फास्फोरस हो गया ना। जब एटम एक से ज्यादा हो जाते तो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। एटम एक से ज्यादा हो गए तो क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूल्स। अब मैं इसमें कंपाउंड क्यों नहीं बोला? क्योंकि केवल एक फास्फोरस ही तो है एलिमेंट, कोई दूसरा एलिमेंट तो है नहीं, तो वो कंपाउंड नहीं होगा, एलिमेंट होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज फास्फोरस। क्लियर हो बेटा? नाउ यू गेट द क्लियर? एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड एंड हो गया क्लियर? चारों बात में आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? किसी को डाउट अभी भी है तो पूछे। एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड में किसी को और डाउट है तो प्लीज आस्क मी। मोल कंसेप्ट का मतलब ये है, देखिए मोल कंसेप्ट, मोल एक नंबर है जिसमें हम चाहे वो एलिमेंट्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो या आयंस हो, एक मोल अगर बात करते हैं किसी भी चीज को एक मोल में बोलूं तो उस एक मोल में नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो 6.022 into 10 के पावर 23 पार्टिकल। इसे बोलते हैं बेटा एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। यानी कोई भी एक मोल अगर सब्सटेंस है तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। अगर मैं बोलूं एक मोल सोडियम, उसके अंदर इतना सोडियम के पार्टिकल्स होंगे। अगर मैं बोलूं एक मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल्स H2, उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स H2 होंगे। अगर मैं बोलूं 1 मॉलिक्यूल्स P4, इतने पार्टिकल्स आपके एवोगाड्रो के होंगे। ठीक है, तो मोल का कंसेप्ट फार्मूला मैंने आपको लिखा है, जाकर वीडियो को देखा करिए। ठीक है, मोल का फार्मूला है W अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और एक लिखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को n से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है ये। ठीक, और तीसरा फार्मूला मैंने लिखा है बेटा V वैल्यू V नॉट लिख रहा हूं अपॉन 22.4 लीटर। जितने भी नीचे वाले टर्म्स हैं ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? फिक्स होगा। किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? वो कभी भी बदल नहीं सकता। ठीक, तो जो भी आपके चेंज होने वाले चीज क्या है? ये है और ये है। यानी एक मोल, अगर मैं पूछूं एक मोल सोडियम है तो उसका मास कितना होगा? W क्या होगा? जो ये होगा यही ये होगा, तभी तो कौन आएगा?
यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में बराबर होंगे तो 1 आएगा। किसी चीज का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बराबर होते हैं तभी तो 1 आता है बेटा। यानी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ऑफ सोडियम अगर 23 है तो 23 ही आप मास लेंगे तभी तो 1 आएगा। यानी 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम सोडियम, बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। अगर यहाँ पे 23 फिक्स है तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 मोल आएगा, 23 आएगा तभी 1 मोल आएगा। अगर मैं कहूं कि 1 मोल सोडियम में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो जितना ये पार्टिकल्स है उतना ही ये पार्टिकल्स होगा तभी तो 1 मोल आएगा। ये पार्टिकल्स कितने बराबर था, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा तभी तो 1 आएगा। तो ये मेन कंसेप्ट है आपका मोल का, ठीक है। यही 3 फार्मूला होते हैं मोल को फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन अलग अलग टाइप का आएगा, क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा मोल का, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें सॉल्व करेंगे हम लोग को और मोल का कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर होगा बात, बैठ जाइए। बोलिए बोलिए, पढ़ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, उसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। उसको साइंटिस्ट जोसेफ प्रोस्ट ने इन्वेंट किया, बताया लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। अब सपोज करिए लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए बेटा H2O है, ठीक है, क्या है H2O। अब H2O में हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन यहाँ एटम कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा 16। तो रेशियो क्या आ गया 16 रेशियो 2 रेशियो 16, सिंपलेस्ट करेंगे कितना आ गया 1 रेशियो 8। तो हमारा H2O का जो रेशियो आया, जो मास का रेशियो आया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर केस में, वो क्या आया बेटा 1:8। अगर हम हाइड्रोजन को H2O को अगर हम बना रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, तो बन रहा है आपका H2O और उसका रेशियो आ रहा है 1:2। तो अगर हम पोखरे का पानी ले लें या आपका समरसेबल का पानी ले लें या डिस्टिल वाटर ले लें, कहीं का भी वाटर ले लें, अमेरिका का वाटर ले लें, कनाडा का वाटर ले लें, इंडिया का ले लें, कहीं का वाटर ले लें, कहीं का भी वाटर रहेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास आपका 18 ही आएगा, टोटल कितना आएगा 18, और उसमें 2 होगा हाइड्रोजन का, 16 होगा ऑक्सीजन का। चाहे कहीं का भी वाटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कहीं का भी वाटर होगा फार्मूला क्या होगा H2O, वाटर का फार्मूला क्या होगा H2O, और रेशियो हमेशा क्या होगा 1:8। यानी जो भी उसका रेशियो है 1:8 वो डिफिनिट है, वो बदलने वाला नहीं है। यही है कंसेप्ट आपका लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का। चाहे वो कोई भी दूसरा कंपाउंड मान लीजिए मेरे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन का मास होता है बेटा 12 और इसका मास होता है 16, 2 एटम में 16 दूनी 32, ठीक है, यानी रेशियो हो गया 12:32, ठीक है। अगर हम सिंपलेस्ट करेंगे तो आएगा 3:8, क्या आएगा 3:8। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मास का जो रेशियो आ रहा है वो 3:8 आ रहा है, चाहे वो आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करे कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, या कहीं से भी फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड निकले, या आप ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लो, कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसका मास का जो रेशियो रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा 3:8 रहेगा। इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। क्लियर होगा, ठीक है।